हिंदुस्तान में हर चीज एक प्रयोगशाला हो गई है। उस प्रयोगशाला के आश्रय हिंदुस्तान को टटोलिए, देखिए, समझिए कि कौन क्या किस रूप में कहता है। तो आइए जरा पहली रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन हुआ करता था, अब नीति आयोग है। नजरिया फिर भी क्या है और नजरिया क्या हो रहा है, पहली रिपोर्ट। Western part of India doing reasonably well, they are growing rapidly. But the eastern part of India, particularly states like Bihar, UP, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, these are states which are keeping India backward. तो नीति आयोग की नजर में देश के 5 राज्यों के पिछड़ेपन ने देश के विकास का बेड़ा गर्क कर दिया। पर इन 5 राज्यों का मतलब है 47,78,44,887 नागरिक, यानी 1/3 हिंदुस्तान। और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता यानी लोकसभा की 185 सीट। तो बेड़ा गर्क किसने किया, राजनीति ने या यहाँ के लोगों ने? और ये राज्य तो ऐसे हैं जहाँ खनिज संपदा के लिहाज से सबसे रईस हैं, पर औद्योगिक विकास के लिहाज से सबसे पिछड़े। देश के टॉप 10 औद्योगिक घराने जो खनन और स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं 5 राज्यों के उद्योगों से होता है। पर इन 5 राज्यों की त्रासदी यही कि सबसे ज्यादा खनिज संपदा की लूट यानी 36% इन्हीं 5 राज्यों से हो जाती है। सबसे सस्ते मजदूर यानी औसतन 65 रुपए प्रतिदिन इन्हीं 5 राज्यों में मिलता है। सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूर यानी तकरीबन 42% इन्हीं 5 राज्यों में है। तो फिर दोष किसे दिया जाए? यूं इन 5 राज्यों का सच सिर्फ यही नहीं रुकता, बल्कि 1/3 हिंदुस्तान समेटे इन 5 राज्यों में महज 9% उद्योग है और देश के 60% बेरोजगार इन्हीं 5 राज्यों से आते हैं। तो फिर राज्यों को ह्यूमन इंडेक्स में सबसे पीछे रखने के लिए जिम्मेदार है कौन? खास तौर से तब जब इन राज्यों से चुनकर दिल्ली पहुंचे सांसदों की कमाई बाकी किसी भी राज्य के सांसदों पर भारी पड़ जाती हो। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि इन 5 राज्यों के 85% सांसद करोड़पति हैं। 5 राज्यों के 72% विधायक करोड़पति हैं, यानी जो सत्ता में है, जिन्हें राज्य के विकास के लिए काम करना है, उनके बैंक बैलेंस लगातार बढ़ते जाते हैं। पर राज्य के नागरिकों का हाल यह है, इसे कोई क्या समझ सकता है कि 5 राज्यों की प्रति व्यक्ति औसत आय 150 रुपए से भी कम है। यानी विकास की जो सोच तमाम राज्यों की राजधानी से लेकर दिल्ली तक में रची बसी जाती है और वित्त आयोग से नीति आयोग उसके लिए लकीर खींचता रहा। संयोग से हर नीति हर लकीर इन 5 राज्यों में छोटी पड़ क्यों जाती है? सबसे कम स्मार्ट सिटी इन्हीं 5 राज्यों में, सबसे ज्यादा गांव इन्हीं 5 राज्यों में, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय इन्हीं 5 राज्यों में। और अगर इन 5 राज्यों को कोई मात दे सकता है तो वो है छठा राज्य झारखंड। अच्छा है जो झारखंड का नाम नीति आयोग के अमिताभ कांत ने नहीं लिया, अन्यथा देश की सियासत कैसे इन राज्यों की लूट के सहारे रईस होती है और ग्रामीण भारत की लूट पर कैसे शहरी विकास की अवधारणा बनाई जा रही है, वो कहीं ज्यादा साफ हो जाता है। फिर भी हम अगली रिपोर्ट में बताएंगे। और अगली रिपोर्ट में बतलाने का मतलब यह है कि पहली बार नहीं, 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नेहरू ने 1960 में भी इस देश के 100 गरीब जिलों का जिक्र किया था। कहां से चले कहां आ गए, नाम बदलते चले गए, हालात वही बने रहे। आइए जरा इन स्थितियों को टटोल लेते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त और हालात जो बता रहे हैं वो आपको इस बात का एहसास कराते हैं, आजादी मिल गई ठीक है, हालात जस के तस। तो देश के जिन 6 राज्यों को लेकर मोदी सरकार के पास कौन सी नीति है, इसे अगर नीति आयोग भी नहीं जानता तो फिर नक्शे पर रंगे हुए इन 6 राज्यों के 63 जिलों को देख लीजिए। ये वो 63 जिले हैं जिसे प्रधानमंत्री के कहने पर नीति आयोग ने देश के सबसे पिछड़े 115 जिलों को छांटा है और उनमें से 63 जिले इन्हीं 6 राज्य के हैं और इन पिछड़े जिलों को नाम दिया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। Therefore, the Prime Minister strongly focused on aspirational district program. पर देश की त्रासदी यही नहीं रुकती, बल्कि 1960 में नेहरू ने देश के जिन 100 जिलों को सबसे पिछड़ा माना था और उसे विकसित करने के लिए काम शुरू किया, संयोग से 2018 आते आते वही 100 जिले 150 जिलों में बदल चुके हैं और उन्हीं 150 जिलों में से मोदी सरकार के 115 एस्पिरेशनल जिले हैं। We looked at the 115 most backward districts of India. We don't call them backward, we call them aspirational districts.
तो आजादी के बाद से हालात बदले कहां और बदलेगा कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन 115 जिलों को एस्पिरेशनल यानी उम्मीद का जिला बताया गया, वहीं के हालात को लेकर 1960 से 1983 तक 9 आयोग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। हर रिपोर्ट में खेती, पीने का पानी, हेल्थ सर्विस और शिक्षा से लेकर ह्यूमन इंडेक्स को राष्ट्रीय औसत तक लाने का प्रयास और उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। और इन सब के लिए मशक्कत उद्योग क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, खेती में आय बढ़ाने से लेकर खनन क्षेत्र में होनी चाहिए, इसे हर कोई मानता भी रहा। पर इस हकीकत से हर किसी ने आंख मूंद ली कि ग्रामीण क्षेत्रों के भरोसे शहरी क्षेत्र रईसी करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान सरकार देती नहीं, वो पैकेज सिस्टम के दायरे में आती है। यानी ग्रामीण भारत की लूट पर शहरी विकास का मॉडल जा टिका है, जो बाजारवाद को बढ़ावा दे रहा है और लगातार शहरी व ग्रामीण जीवन में अंतर बढ़ता जा रहा है। बकायदा नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश की इकोनॉमी में ग्रामीण भारत का योगदान 48% का है। पर शहरी और ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति आय के अंतर को समझें तो शहर में 281 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की है, तो गांव में 113 रुपए। तो सवाल 3 है। पहला, सिर्फ किसानों की दुगनी आय के नारे से ग्रामीणों की गरीबी दूर होगी नहीं। दूसरा, ग्रामीण भारत को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनाई गई तो देश और गरीब होगा। और तीसरा, विशेष राज्य का दर्जा या किसान, मजदूर, आदिवासी के लिए राहत पैकेज के ऐलान से कुछ नहीं होगा। यानी इकोनॉमी के जिस रास्ते को वित्त आयोग के बाद अब नीति आयोग ने पकड़ा है, उसमें पिछड़े जिले एस्पिरेशनल जिले कहे जा सकते हैं। पर नाम बदल बदल कर चलने से पिछड़े राज्य आगे बढ़ नहीं जाएंगे। और जब आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इसी अवस्था में है तो फिर चकाचौंध के बाजार या कंज्यूमर के जरिए देश का ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा कैसे? ये सवाल तो है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।